मेरा नाम राजेश कुमार साकी है और मैं डीएलएड सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आप सीधी भर्ती से हैं या सेवाकालीन में? मैं सीधी भर्ती से हूँ और विगत 31 वर्षों से मैं सेवारत हूँ। 31 ईयर्स। कहाँ पर? शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय राउ। किस विषय का अध्यापन कराते हैं? कक्षा 1 से 5 तक समस्त विषयों का। डीएलएड प्रथम वर्ष में डाइट के नियमित व्याख्याताओं के अलावा आपने और किससे पढ़ाई शुरू की है? हाँ, डीएलएड में डाइट के नियमित जो लेक्चरर्स हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक डीएनएस करके संस्था काम कर रही है। काफ़ी एक्टिव लोग हैं, छात्रों को काफ़ी मदद मिलती है उससे और उनका कार्यशैली और उनका विभिन्न प्रकार का पढ़ाने सिखाने का तरीके से हम नई विधियाँ सीख रहे हैं और छात्रों में काफ़ी उत्साह है। डीएनएस की अध्यापन करने की शैली क्या है? डीएनएस की अध्यापन करने की शैली जो परंपरागत शैली है, जो नियमित डाइट के प्राचार्य या लेक्चरर्स जो पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ी अलग हटके है। जैसे कि वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, है ना, फील्ड वर्क भी करवाते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और बहुत सारे मतलब नए नए जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो करवाते हैं। तो एक जो नियमित और एक पुरानी शैली से थोड़ी सी अलग हटके है, तो वो रुचिकर है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, खूब सीखने को मिलता है। डीएनएस की जो शैली आपने देखी है उससे आपके व्यक्तित्व में क्या सुधार पाते हैं? बहुत काफ़ी सुधार पड़ता है मैडम। डीएनएस की शैली से आदमी में तो कुछ शिक्षकों में क्या हेजिटेशन होता था क्लास में जाने में, उन्हें बोलना नहीं आता था, है ना, तो अब उत्साहित है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और नई नई चीजें सीख रहे थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में के अधिकतर शिक्षक है जो कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ किस तरह की बातें परंपरागत शैली से पढ़ा रहे थे, वो तो काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। तो चूंकि नया नया सब विधियाँ आई हैं, ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को नई नई चीज़ें बताई जा रही, तो काफ़ी विकास हुआ है, उनका आत्मबल बढ़ा है, उनको सीखने की ललक बढ़ी है, उनको नया स्टडी मटेरियल मिला है, उन्होंने नेट का इस्तेमाल करना सिखाया, कंप्यूटर्स के बारे में बहुत सारी बताएं, तो वेरी ग्रेट। अध्यापन अभ्यास के दौरान जब आप शालाओं में अध्यापन के लिए गए तो क्या कभी आपने कक्षा से बाहर जाकर बच्चों को अध्यापन करवाया? करवाया ना, हमने काफ़ी बार बच्चों को ले गए हैं, गार्डन बगीचों में ले गए हैं, चिड़ियाघर में ले गए हैं उनको प्रैक्टिकल कराने के लिए और उनको ऐतिहासिक जगहों पे ले गए हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे ले गए और काफ़ी गतिविधियां करवाई। उनको कई बार मेलों में ले गए हैं, कई बार प्रदर्शनी में ले गए हैं, तो बच्चों को प्रैक्टिकल सीखने को मिला। कक्षा शिक्षण के पहले जब आप अध्यापन अभ्यास प्रारंभ करते हैं उसके पहले आप कौन कौन सी तैयारी कर क्लास में जाते हैं? जैसे कि हमें बताया गया है कि कक्षा में जाने के पूर्व एक लेसन प्लान होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसका एक प्लान बनाना पड़ता है कि आज का टारगेट क्या रहेगा, आपका मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, किन चीज़ों को बच्चों को समझाना है, डिस्कशन करना है उनके बारे में, बच्चों के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कितनी आसानी से बच्चों को समझ सके, है ना, टू द पॉइंट बात करना है, उसकी तैयारी करते हैं, उसकी लेखन कार्य करते हैं और उसके प्रैक्टिकल्स को स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल भी बता सकें, कुछ चार्ट बनाते हैं, कुछ इस तरह के चित्र वगैरह इकट्ठा करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स डाटाज लेते हैं। समुदाय के साथ कार्य, कम्युनिटी एक्शन जो आपने किया है उससे आपके व्यक्तित्व में क्या सुधार आया? समुदाय में जाने से समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको जानने का मौका मिलता है और जो दैनिक जीवन में समाज में क्या क्या गतिविधियां हो रही है, समाज में किस तरह की गतिविधियां व्याप्त है, किस तरह की समस्याएं हैं, तो समुदाय में जाकर के, समाज में जाकर के हम बच्चों के साथ बैठते हैं, सरपंच से या गांव के जनप्रतिनिधि से चर्चा करते हैं, वहाँ के वरिष्ठ नागरिकों से मिलते हैं, छात्रों के बारे में भी अपनी समस्या होती है, तो काफ़ी हमको सीखने को मिला है और अच्छा करते हैं। पाठ की कठिन अवधारणाओं को सरल करके समझाने में आप किन तरीकों का उपयोग करेंगे? पाठ में कठिन और सरल दोनों तरह की अवधारणाएं होती। सरल तो बच्चा आसानी से समझ जाता है, पर जहाँ जहाँ कुछ चैप्टर ऐसे रहते हैं कठिन, तो उसके लिए हम उसके एक तो शब्दावली को
का चयन करके कि कौन कौन से रूटीन वे से अलग हटके जो एक्स्ट्रा शब्द आए हैं उसका मीनिंग बहुत बढ़िया तरीके से बताना बच्चों को। इसके बाद जो कठिन अवधारणा रहती है उनको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, प्रैक्टिकल रूप से दूसरे उदाहरण लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के इस तरीके से बच्चों को समझाते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग में किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग, सामग्रियां तो बहुत है आजकल है ना। पूर्व में वो दैनिक जो परंपरागत सामग्री होती थी, चार्ट बनाना, गत्ते के चार्ट बनाना, कागज के, ये वो चित्र, आजकल क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। हम लैपटॉप और स्मार्ट क्लासेस भी यूज कर रहे हैं इन दिनों, हम कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, हमारे पास सीडियां हैं, हमारे पास पेन ड्राइव में हम इधर उधर डाटा इकट्ठा करते हैं, नेट के द्वारा इकट्ठा करते हैं, तो स्टडी मटेरियल बहुत सारे उपलब्ध हैं। तो जो बच्चों को इंटरेस्टिंग हो, बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट बना रहे, रुचि करो, ज्ञान आसानी से मिल जाए, वो सब चीजें कलेक्ट करके हम क्लास में करते हैं। अगर एक चार्ट का डिस्प्ले हमें कक्षा में करना है, किसी चार्ट का, तो मुख्य रूप से हम कौन सी ऐसी सावधानी रखेंगे कि हमारी शिक्षण सामग्री का प्रभाव अत्यधिक हो? यदि हम क्लास में कोई चार्ट का डिस्प्ले करना चाहते हैं बच्चों को, तो सबसे पहले चार्ट बहुत सरल हो, बहुत सलीके तरीके से बना हो, कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो, चार्ट में एक एक चीज मेंशन हो, उसका स्पष्टीकरण बच्चों को होना चाहिए कि ये चीज है, तो नीचे इस तरीके से उसको एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं। चार्ट का डिस्प्ले हो आसानी से हर बच्चे को दिखना चाहिए। चार्ट को समझाने के लिए उसको उसके साथ कुछ शीट बना करके बच्चों के हाथ में देंगे कि पर्टिकुलर ये पॉइंट पे ये डिस्प्ले हुआ है, तो बच्चे उसका वो पढ़ सकते हैं, डिटेल्स पढ़ सकते हैं। छात्रों का विश्वास हासिल करने के लिए आप किन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं? छात्रों का विश्वास हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है शिक्षक के लिए। छात्र का आत्मबल बढ़े, छात्र का रुचि बढ़े पढ़ाई के प्रति, छात्र को बोरिंग नहीं हो क्लास में, और छात्र को हम जो बताएं वो मान लें, इसके लिए हम उसके निकट तक जाते हैं, उसके व्यक्तिगत बातों तक के जाते हैं, उसके पारिवारिक समस्याओं तक को जानते हैं, और हम उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना करके उनकी हर व्यक्तिगत समस्याओं का निदान करते हुए, और उनको ये हम जज करवाते थे कि हम यहाँ पे स्कूल आने का मतलब डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं, है ना। तो उनको इस तरीके से आप विश्वास लेकर के। छात्रों का मूल्यांकन जब आपको करना है, किसी छात्र कक्षा की कोई ग्रेड वार विभक्त करना है बच्चों को, तो आप मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे? यस, एक शिक्षक को छात्र का मूल्यांकन अच्छी तरीके से करना है। उसकी उपलब्धि माना जाएगा कि वो बच्चों को पढ़ाने के बाद यदि उसका बराबर तरीके से, सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाया, तो एक मूल्यांकन करने के लिए सबसे अहम बात जो है ये देखा जाएगा कि बच्चों ने सीखा क्या, बच्चों ने कितना सीखा, उसका पढ़ाई के अलावा चहुमुखी विकास हुआ कि नहीं हुआ, चारों तरफ से विकास होना चाहिए। उसका शारीरिक विकास होना चाहिए, उसका ज्ञान का विकास होना चाहिए, उसका आत्मबल बढ़ना चाहिए, उसको नैतिक शिक्षा मिलना चाहिए, है ना। उसको हमारी भारत की, हमारे ग्रामीण परिवेश की समस्याओं को जानना आना चाहिए, उनकी संस्कृति को पहचानना आना चाहिए, अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का, सब दूर का देखभाल कर सके। इस तरीके से उसका मूल्यांकन होता है। उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वो स्टेज पे जाके बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, वो पढ़ने में जो पढ़ाया गया उससे आगे बढ़ा है कि नहीं अपने आप, तो इस तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाता है। कक्षा में आप जिस कक्षा में अध्यापन करा रहे हैं, उस कक्षा के छात्रों को आपके अनुसार सीखने की गति पर लाना है, तो आपकी अपेक्षा के अनुरूप छात्र सीख रहे हैं, इसके लिए आप कुछ विशेष तरीके अपनाएंगे? डेफिनेटली इसको आजकल बच्चों को सीखने की गति इन दिनों काफी है। पुराने जमाने में क्या होता था कि पुराने जमाने में सीखने की गति उम्र के हिसाब से आती थी। इन दिनों बच्चों को बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपने आप देखने को मिल रही है। समाज में, घरों में टीवी है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, और समाज बच्चों का बौद्धिक जो विकास है वो
अपने स्तर से ज्यादा ही हो रहा है, परंतु फिर भी हम बच्चों के विकास के लिए उसकी सीखने की गति तीव्र बनी रहे, आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चा तेजी से सीखे या एक दिन का अभ्यास बच्चा उसी दिन याद कर ले, उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको रुचिकर बनाना चाहिए, उसका इंटरेस्ट जानना चाहिए बच्चों के लिए कि बच्चा का इंटरेस्ट क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उस फील्ड से रिलेटेड उसको जोड़ते हुए जो भी विषय है, वस्तु है, उसकी इंटरेस्टिंग फील्ड से उसको जोड़ते हुए उसको आगे बढ़ने के लिए अपन नए नए बताएं, उसको लिंक से अलग हटके, पुस्तक से अलग हटके उसको प्रैक्टिकल भी कराना पड़ेगा, उसको कुछ स्टडी मटेरियल भी देना पड़ेगा आपको तैयार करके, तो उसकी सीखने की गति तेज होगी। भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए आप किन तरीकों को अपनाते हैं? बच्चा कई बार भय के कारण स्कूल नहीं आता। पुरानी परंपरा रही होगी कि शिक्षक छड़ी लेके बैठते थे, जोर से आवाज करते थे, है ना, या फिर समाज में माता पिता ही बोलते थे कि भाई वो मैडम आई, वो सर आए, ये नहीं आएंगे तो उनको शिकायत कर दूंगा। तो बच्चे के मन में ऐसे पिक्चर बन गई थी शिक्षक के प्रति कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमको, हाँ, ये हमको प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, हमको जबरदस्ती हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हैं। तो वो सब पुरानी मान्यताओं को नजरअंदाज करते हुए छात्र से उसके मित्र के जैसा व्यवहार करते हैं, उसको ये विश्वास दिला देते हैं कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं, और उससे दोस्ती करते हैं, उसके साथ खेल गतिविधियों में भाग लेते हैं। बच्चों को पहले विश्वास में लेना पड़ता है, उसको क्लोज में लाना पड़ता है। तो क्लोज में आ गए हैं कि बच्चे के हम आपको कितनी भी बड़ी गलती कर दो, हम आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे, हम छड़ी नहीं मारेंगे, हम आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, हम प्रेम से समझाएंगे। तो उसमें विश्वास जागृत जाता है कि ये तो मेरे मित्र हैं, मेरे परिजन हैं, वो अपनी मन की बात, भय खत्म हो जाता है। 1 वर्ष तक आपने डीएनएस सदस्यों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया, और चूंकि आप शिक्षक है तो पहले जब आपके अंदर जो शैक्षणिक योग्यताएं थी, जो आपके अंदर व्यावसायिक दक्षताएं थी, उनमें, और 1 वर्ष के पश्चात जब आप प्रथम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं, तो उन व्यावसायिक योग्यताओं में क्या सुधार देखा आपने? या डेफिनेटली अभी तक के हम शिक्षण विधि में जो परंपरागत यूज हो रहा था, उससे लिंक से अलग हटके होता है। डीएनएस के सदस्यों के द्वारा हमको फील्ड में जाने का मौका मिला, हमें कई हम प्राचीन स्थानों पर भ्रमण कर चुके हैं, हम राज्य के बाहर तक के गए हैं, हम कई संस्थानों में गए हैं, प्रैक्टिकल करने का काम पड़ा, हमको बागवानी करने का सीखने को मिला, हमको वृक्षारोपण बताया गया, हमको डीएनएस के सदस्यों के द्वारा नेट पे या स्टडी मटेरियल विदेशों में क्या चल रहा है उसकी जानकारी इकट्ठी की गई, हमको पत्रिकाएं दी गई, आर्टिकल्स दिए गए पढ़ने के लिए। तो हमको सदस्यों ने मिलकर के बच्चों को कैसी गतिविधियां करवाना, प्रैक्टिकली कैसे खेलना, एक हॉल में इकट्ठा करके हमको गतिविधियां करवाई है, हमको स्टेज पे आकर के बोलना सिखाया गया। अधिकतर शिक्षकों में आत्मबल की कमी थी, हेजिटेशन था, वो स्टेज पे नहीं जा सकते थे, एक एक को स्टेज पे लाना बताया गया। तो डीएनएस के द्वारा जो काम किया जा रहा है बड़ा सराहनीय है, हम लोग बड़ा उत्साहित हैं डीएनएस के सदस्यों के साथ, और ये अच्छी गतिविधियां करवा रहे हैं, शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद सर।